Assalamu alaikum guys, welcome back to my YouTube channel. So today our topic is resistance of body to infection, which is chapter number 34 in Guyton. So in this chapter we will discuss about leukocytes, granulocytes, monocytes and macrophages system and inflammations. Okay. सो स्टार्ट हम ये करते हैं कि सबसे पहले हमारी जो बॉडी होती है एज वी नो कि वो एक्सपोज हो रही होती है। हम लोग इन्वायरमेंट में हैं, हमारे आसपास साफ ज़रा बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, पैरासाइट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भरी हुई है ये दुनिया। तो हमारी जो बॉडी है वो बैक्टीरिया से एक्सपोज हो रही होती है, वायरस पे एक्सपोज हो रही होती है और पैरासाइट से एक्सपोज हो रही होती है। और ये अगर इनसे एक्सपोज हो रही है तो इसका क्या साइड इफ़ेक्ट है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सीरियस एबनॉर्मलिटीज़ आ सकती हैं। और अगर ये पैरासाइट्स और बैक्टीरिया और वायरसेस डीपर टिश्यूज़ के अंदर इन्वेड कर जाए तो फिर इवन डेथ की भी कॉज ही कर सकती है। ओके, अब इससे बचने के लिए हमारी बॉडी के पास साफ ज़ाहिर कुछ सिस्टम है कि एबनॉर्मलिटीज़ ना हो या किसी भी डिजीज़ से बचने के लिए। तो वो सिस्टम जो सा है उसके अंदर इंक्लूड है हमारे ब्लड ल्यूकोसाइट्स हैं और जो टिश्यूज़ हैं जो कि ल्यूकोसाइट से ड्राइव्स होते हैं वो इंक्लूड हैं। मेरे लिए अब हमारी बॉडी किस तरह एक डिज़ीज़ को प्रिवेंट करती है, पॉइंट यहाँ पर ही है। मतलब एक डिज़ीज़ से किस तरह हमारी बॉडी बचती है, तो इसके हमारे पास दो तरह से प्रिवेंट कर सकती है। एक तरह से एक तो ये है फैगोसाइटोसिस के ज़रिए और दूसरा ये है कि हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाएगी और सिंथेसाइज लिम्फोसाइट्स बनाएगी जो कि हमें प्रिवेंट करते हैं डिजीज़ होने से। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं? ल्यूकोसाइट्स वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और ल्यूकोसाइट्स के अंदर अब हम इसकी टाइप्स पढ़ लेते हैं कि ल्यूकोसाइट्स की कितनी टाइप्स होती हैं, फिर और इससे डिटेल पता चल जाएगी। ल्यूकोसाइट्स के अंदर हमारे पास 6 उसकी टाइप्स होती हैं। पहली टाइप होती है पोलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स, पोलीमॉर्फोन्यूक्लियर इसाइनोफिल्स, पोलीमॉर्फोन्यूक्लियर बेसोफिल्स। ओके, और ये जैसे देखें ये पोलीमॉर्फोन्यूक्लियर लफ्ज़ से ही हमें समझ आ रही है, मतलब इनके पास क्या होंगे, मल्टीपल न्यूक्लाई होंगे। और मल्टीपल न्यूक्लाई होने की वजह से हम इनको पोलीज भी कह सकते हैं क्योंकि इन तीनों के सामने पोलीज आ रहा है। और ये जो पोलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स, इसाइनोफिल्स और बेसोफिल्स हैं, हम इन तीनों को मिलाकर ग्रैन्युलोसाइट्स भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी ग्रैन्युलर अपीयरेंस की वजह से। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है मोनोसाइट्स, लैम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल। ये 6 टाइप के ल्यूकोसाइट्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। अगर हम इनकी कंसंट्रेशन के बारे में जाने तो जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो अबाउट 7000 वाइट ब्लड सेल्स इन या पर मिलीलीटर ऑफ ब्लड। 1 मिलीलीटर ऑफ ब्लड के अंदर हमारे पास 7000 वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। और अगर हम लोग न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज वाइट ब्लड सेल्स के अंदर होती है वो न्यूट्रोफिल्स की होती है और वो होती है 62%। उसके बाद जो परसेंटेज होती है वो होती है लेम्फोसाइट्स की जो कि 30% होती है। उसके बाद मोनोसाइट्स 5.3, उसके बाद इसाइनोफिल्स 2.3 और सबसे लास्ट पे हमारे पास आ जाती है बेसोफिल्स 0.4। इससे अक्सर MCQs आ सकते हैं, आते भी हैं कि सबसे ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स के अंदर कंसनट्रेशन किसकी होती है, तो वो न्यूट्रोफिल्स की होती है और उसकी रेंज भी पूछते हैं जो कि 62% है। और सबसे कम किसकी होती है, वो हमारे पास होती है बेसोफिल्स की जो कि 0.4% है। गॉट इट। द नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि जो ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स कौन से हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, इसाइनोफिल्स हैं और बेसोफिल्स हैं। और जो मोनोसाइट्स हैं ये कहाँ पे बनते हैं, ये जो चारों हैं ये बनते हैं हमारे पास बोन मैरो के अंदर। और जो कुछ लैम्फोसाइट्स और जो प्लाज्मा सेल हैं, सम लैम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल, ये कहाँ पे बनते हैं, ये हमारे पास लिम्फ टिश्यूज़ के अंदर बनते हैं। होप यू गॉट इट। तो नेक्स्ट हमारे पास है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है? प्लेटलेट्स ना ये पीस होते हैं एक लार्ज बोन मैरो के, वेरी लार्ज सेल। एक बोन मैरो के अंदर बहुत लार्ज सेल होता है, उसके पीसीस होते हैं जिसको हम कहते हैं प्लेटलेट्स। और वो लार्ज सेल का क्या नाम है? उस लार्ज सेल का नाम है मेगाकैरियोसाइट्स। तो मेगाकैरियोसाइट्स के जो पीसीस होते हैं उनको हम लोग कहते हैं प्लेटलेट्स। ओके, अब प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है? जो प्लेटलेट्स रहते हैं ये हमारी ब्लड क्लोटिंग के अंदर हेल्प करते हैं। और ब्लड क्लोटिंग से क्या होता है, साफ ज़रा हमारा जो भी वाउंड होता है उसको हील होने में मदद मिलती है। अगर कहीं से भी ब्लीडिंग होती है, अगर वहाँ पे वाउंड ही नहीं, मतलब क्लोट ही नहीं होगा ब्लड, तो ब्लीडिंग कैसे रुकेगी? तो प्लेटलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। और अगर हम इसकी कंसंट्रेशन देखें तो 3 लाख प्लेटलेट्स जो से हैं वो ईच माइक्रो लीटर ऑफ ब्लड के अंदर बनते हैं। और प्लेटलेट्स के अब फॉर्मेशन कहाँ बनते का किस जगह पे बनते हैं, तो जो प्लेटलेट्स हैं वो मेनली हमारे पास बोन मैरो में बनते हैं। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट अगर जैसे हमने पहले देखा है, ये जो लिम्फोसाइट्स हैं और प्लाज्मा सेल्स हैं ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के साथ कनेक्टेड होते हैं।
सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जेनेसिस ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। ओके, अब हम अगर जेनेसिस ऑफ वाइट ब्लड सेल की बात करें तो हमारा ये सेल्स की दो लिनिएज होते हैं, एक माइलोसाइट्स लिनिएज होती है और एक लिम्फोसाइट्स लिनिएज होती है। एक दफ़ा रुकिए, मैं डिटेल में बताने के लिए आपको थोड़ा सा, जैसे हमने पिछले चैप्टर नंबर 33 के अंदर पढ़ा हुआ था कि कोई भी सेल, ये हमने लास्ट चैप्टर में किया ना, ये वाली डायग्राम, जस्ट वेट थोड़ी सी, यस, कि जो भी सेल की फॉर्मेशन होनी होती है, एरिथ्रोसाइट्स की हो, ग्रेनुलोसाइट्स की हो, मेगाकैरियोसाइट्स की हो और टी लिम्फोसाइट्स की हो, जिस भी सेल की अगर फॉर्मेशन होनी है तो वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, प्लूरोपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। यहाँ से आगे सारे मेन यहाँ से स्टार्ट होती है और एंड पे जो भी सेल की फॉर्मेशन होनी होती है वो होती है। अब यहाँ पे अगर हम लोग मेगाकैरियोसाइट्स की बात करें तो मेगाकैरियोसाइट से ये देखिए आगे क्या बन रहे हैं, प्लेटलेट्स, जो कि अभी मैंने ऊपर पॉइंट हाईलाइट किया है कि ये मेगाकैरियोसाइट्स हैं जो कि बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इनके जो फ्रैगमेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं प्लेटलेट्स। इसी तरह अगर हम लोगों को मेगाकैरियोसाइट्स की फॉर्मेशन चाहिए तो वो किससे होगी, वो हमारे पास कोलोनरी फॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन से होगी, ठीक है, और वो किससे बनेगा, वो प्लूरोपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से बनेगा। तो लिनिएज की यहाँ पे हम बात कर रहे थे, तो लिनिएज दो तरह से होते हैं, एक मेलोसाइटिक लिनिएज होता है, दूसरा लिम्फोसाइटिक लिनिएज होता है। जो मेलोसाइटिक लिनिएज होता है ये स्टार्ट किससे होता है, माइलोब्लास्ट लिनिएज से, ठीक है, माइलोब्लास्ट सेल से, मेनली माइलोसाइटिक लिनिएज जो सी है वो माइलोब्लास्ट सेल से स्टार्ट होती है, ठीक है। और ये आगे जाके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं मेगाकैरियोसाइट्स, मोनोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बेसोफिल्स, साइनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स हैं। ओके, तो दूसरी जो हमारे पास लिनिएज थी वो लिम्फोसाइटिक लिनिएज थी। लिम्फोसाइटिक लिनिएज जो सी है वो स्टार्ट होती है लिम्फोसाइट से और ये बनाएगी क्या, ये आगे टी सेल्स और बी सेल्स बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है लोकेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सेल, मतलब कि सेल्स कहाँ पे फॉर्म करते हैं, उनकी लोकेशन क्या है। तो जो बोन मैरो के अंदर कौन कौन से सेल्स की फॉर्मेशन होती है, बोन मैरो के अंदर हमारे पास होती है ग्रेनुलोसाइट्स की और मोनोसाइट्स की। ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर बेसोफिल्स होते हैं, साइनोफिल्स होते हैं और न्यूट्रोफिल्स होते हैं, और साथ मोनोसाइट्स ये कहाँ पे बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं। और जो लिम्फोसाइट्स हैं और प्लाज्मा सेल्स हैं ये कहाँ पे बनेंगे, लिम्फ टिश्यू में। ओके, और लिम्फ टिश्यू क्या है, लिम्फ टिश्यू के अंदर इंक्लूड होंगे लिम्फ ग्लैंड्स होगा, उसके अंदर स्प्लीन होगा, उसके अंदर थाइमस होगा और उसके अंदर टॉन्सिल्स इंक्लूड होंगे। यहाँ पे एक और पॉइंट भी इन्होंने गाइटन में हाईलाइट किया हुआ है, वो है पायर्स पैचेस। पायर्स पैचेस किसकी फॉर्मेशन करते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं लिम्फोसाइट्स की और प्लाज्मा सेल्स की। ये देखें, जो लिम्फ टिश्यूज भी लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल की फॉर्मेशन करते हैं और कुछ जो लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स हैं वो पायर सेल्स भी फॉर्म करती है। पायर सेल्स है क्या, पायर सेल्स ये हमारे पास अंडरनीथ एपिथेलियम इन द गट सेल, गट सेल के जो गट वॉल होती है, गट वॉल के नीचे जो एपिथेलियम है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि सेल्स की फॉर्मेशन और उनकी स्टोरेज कहाँ पे होती है। तो जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो हम पहले मेनली पीछे भी बता दिया कि मोस्टली जो उनसे वाइट ब्लड सेल्स हैं वो बोन मैरो में होते हैं, ठीक है, और ये स्टोर भी बोन मैरो के अंदर ही होते हैं। अगर हम लोग लिम्फोसाइट्स की बात करें तो जो लिम्फोसाइट्स हैं उनकी फॉर्मेशन होती है लिम्फ टिश्यू के अंदर, और वो स्टोर कहाँ पे होते हैं, स्टोर वो लिम्फ टिश्यू के अंदर ही होते हैं, लेकिन बहुत थोड़ी अमाउंट में लिम्फोसाइट्स की जो कि है वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है ब्लड में भी, ओके, व्हेन नीडेड। और जो मेगाकैरियोसाइट्स हैं वो भी बोन मैरो के अंदर उनकी फॉर्मेशन होती है और वो स्टोर कहाँ पे होते हैं, स्टोर इन बोन मैरो, बट देयर स्मॉल फ्रैगमेंट्स, मैंने बताया था मेगाकैरियोसाइट्स के जो स्मॉल फ्रैगमेंट्स होते हैं उनको हम लोग प्लेटलेट्स में कहते हैं। तो जैसे ही मेगाकैरियोसाइट्स की फॉर्मेशन होती है तो इनके जो स्मॉल फ्रैगमेंट्स जिसको हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं वो ब्लड के अंदर मूव कर जाते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है वो है लाइफ स्पैन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन क्या होता है, तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो हमारे पास ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स का जो हमारे पास लाइफ स्पैन होता है वो हमारे पास 4 से 8 आवर्स का होता है इन ब्लड, और ब्लड के बाद जब वो आगे टिश्यूज में चले जाता है तो वो टिश्यू में स्टे करता है अगले 4 से 5 दिन के लिए, ठीक है। और जो मोनोसाइट्स होते हैं वो हमारे पास ब्लड में रहते हैं 10 to
20 आवर्स के लिए, ठीक है। अब जो मोनोसाइट्स हैं ये क्या करेंगे, ये जब टिश्यूज़ के अंदर जाएंगे तो ये अपना साइज़ इंक्रीज़ कर लेंगे 5 फोल्ड्स, ठीक है, 5 गुना अपना साइज़ बढ़ा देंगे और इनका साइज़ क्या हो जाएगा 60 to 80 माइक्रोमीटर, जो कि हम अपने नेक आई से भी मुश्किल देख सकते हैं। एंड दे बिकम टिश्यूज़ मैक्रोफेजेस, और उस फिर मोनोसाइट्स क्या बन जाएंगे, जब वो टिश्यूज़ में जाएंगे अपना साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे, 5 फोल्ड अपना साइज़ इंक्रीज़ करेंगे, तो उनको फिर क्या कहा जाएगा, उनको कहा जाएगा टिश्यूज़ मैक्रोफेजेस। अब वो मोनोसाइट्स नहीं रहे, वो क्या बन गए हैं, टिश्यूज़ मैक्रोफेजेस बन गए हैं, ठीक है। और वहाँ पे वो फिर टिश्यूज़ के अंदर जब वो मैक्रोफेजेस बन जाएंगे तो वो कितने मंथ्स के लिए रहेंगे, जब तक के लिए वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाते वो वहीं पे रहेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास वाइट ब्लड सेल में जो है वो है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स का अगर हम लाइफ स्पैन की बात करें तो ये वीक्स और मंथ्स के अकॉर्डिंग, मतलब कुछ हफ्ते या कुछ महीने ये लोग जिंदा रहते हैं, जितनी हमारी बॉडी को जब तक इनकी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो लेम्फोसाइट्स हैं वो सर्कुलेटरी सिस्टम में कॉन्टीन्यूसली जाते रहते हैं। ये नहीं है कि एक दफ़ा गए और मतलब बार बार जाते रहते हैं। जैसे लिम्फ जाता है, ये लिम्फ के साथ साथ ड्रेन होते रहते हैं और फिर ब्लड से बैक टिश्यू में भी आते हैं। और मतलब ये नहीं होता कि एक दफ़ा जैसे मोनोसाइट्स की तरह एक दफ़ा या ग्रेनुलोसाइट्स की तरह ब्लड से डायरेक्ट ये टिश्यूज़ में चले गए और फिर उधर ही रहेंगे, अपनी बाकी उम्र उधर गुजारेंगे। लिम्फोसाइट्स का ये सीन नहीं है। लिम्फोसाइट्स ये करते हैं कि ये ब्लड में चले जाते हैं, ब्लड से टिश्यूज़ में, टिश्यू से दोबारा ये ब्लड में आ जाते हैं, ठीक है। और अब ये जब ये ब्लड से बैक टिश्यूज़ में जब जाते हैं तो उस किस प्रोसेस के तहत जाते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डायापिडीसिस। डायापिडीसिस ये एक ऐसी टर्म है कि जब कोई भी सेल ने किसी भी पोर्स में से गुजरना और जो वो पोर है वो उस सेल के साइज़ की निस्बत बहुत छोटा हो, ठीक है, मतलब जो पोर है वो बहुत ही छोटा हो सेल के साइज़ की निस्बत, तो उस सेल को क्या होना पड़ेगा, स्क्वीज़ होना पड़ेगा। मतलब यूँ करके अगर इतना सा पोर है और सेल इतना है तो सेल को हिसाब से इतना होना पड़ेगा, स्क्वीज होके वहां से जाना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डायापिडीसिस। और री एंटर इन लिम्फ एंड रिटर्न टू द ब्लड अगेन, मतलब कि ये कंटिन्यूसली होता रहेगा लेम्फोसाइट्स में। तो ये था हमारा लाइफ स्पैन ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास आ रहा है न्यूट्रोफिल्स एंड द मैक्रोफेजेस डिफेंड अगेंस्ट इन्फेक्शन, ठीक है। कि ये हमारी बॉडी में जो न्यूट्रोफिल्स हैं और मैक्रोफेजेस है, ये हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस को डिफेंड करते हैं, ठीक है। तो जो न्यूट्रोफिल्स हैं और टिश्यूज़ मैक्रोफेजेस हैं, ये क्या करेंगे, ये बैक्टीरिया को अटैक करेंगे और वायरसेस को अटैक करेंगे और जितने भी इंजीरियस एजेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर आते हैं उनको अटैक करते हैं। कौन, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस, क्योंकि हमारी बॉडी को डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, जैसे पहले भी बताया था। और ये दोनों जब कैपिलरीज से पास आउट करते हैं तो ये भी बिल्कुल डायाबिटीज के मेथड के तरह ही अपने आप को पास आउट करते हैं। कौन, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस दोनों अगर कैपिलरीज से निकलेंगे तो ये किसके प्रोसेस के तहत निकलेंगे, डायाबिटीज से। ओके, यहाँ पे एक और टर्म यूज हुई है गाइटन में, वो है कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस का हमें पहले भी पता होगा कि कीमोटैक्सिस ये होता है कि सेल की माइग्रेशन होनी होती है टुवर्ड द सोर्स ऑफ केमिकल। फॉर एग्जाम्पल हमें कैसे पता चलेगा कि चलो मैक्रोफेजेस ये मोनोसाइट्स एक जगह पे हैं और इन्फ्लेमेशन दूसरी जगह पे हो रही है, तो कैसे पता चलेगा कि इन्होंने उस जगह पे जाना है। तो ये एक कीमोटैक्सिस का प्रोसेस है कि मतलब जहाँ जिस एरिया पे इन्फ्लेमेशन हो रही है वहाँ पे कुछ स्पेशल केमिकल रिलीज होंगे और उन केमिकल की वजह से जो है वो मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स उस इन्फ्लेमेटरी एरिया तक पहुँचेंगे, ठीक है। और वो जो उनसे प्रोडक्ट्स होते हैं वो डिजेनरेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं और सेवरल रिएक्शन प्रोडक्ट होते हैं जो रिएक्शन की मदद में होते हैं। और जो ये कीमोटैक्सिस होती है ना, ये अप टू 100 माइक्रोमीटर में, मतलब एक इसका जो एरिया होता है, हदूद होती है, वो 100 माइक्रोमीटर तक ही होती है। ये 100 माइक्रोमीटर के अंदर अंदर इफेक्टिव होता है। मतलब एक मोनोसाइट्स या न्यूट्रोफिल यहाँ पे प्रेजेंट और इन्फ्लेमेशन जो सी हो रही है वो 100 माइक्रोमीटर के अंदर अंदर हो रही है, तो आराम से जो न्यूट्रोफिल्स है, मैक्रोफेजेस है, वो इन्फ्लेमेटरी एरिया तक पहुँच जाएंगे, जहाँ पे जाके इन्होंने लड़ाई करनी होगी अगेंस्ट एनी पैथोजेंस और वायरसेस और एनी इंजीरियस एजेंट्स के बाद, ठीक है। और ये मोशन किस तरह से होती है, कीमोटैक्सिस के थ्रू तो जाएंगे, लेकिन उनकी किस मोशन के तहत जाएंगे, तो जो मोशन होती है वो एमोबॉइड मोशन होती है। एमोबॉइड मोशन मतलब उस तरह से जिस तरह से एक अमीबा मूव करता है। ओके, सो हमारा अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा पॉइंट है फैगोसाइटोसिस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फैगोसाइटोसिस ऑफ मैक्रोफेजेस। ओके,
तो जो एक सिंगल जो मैक्रोफेज है ना, वो हमारे पास अप टू 100 बैक्टीरिया को फैगोसाइटोस कर सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि मैक्रोफेज क्या होता है। मैक्रोफेज ये है कि मोनोसाइट्स जो हैं वो जब अपना साइज को इंक्रीज करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, जब वो अपने साइज को इंक्रीज करेंगे तो वो फिर मैक्रोफेज बन जाएंगे। अब साफ ज़ाहिर है माइक्रोफेज एक बड़ा साइज है, तो ये ज़्यादा बैक्टीरियाज को फैगोसाइटोस कर सकेगा एट अ टाइम। तो ये कितने कर सकते हैं? 100 बैक्टीरियाज को कर सकते हैं, ठीक है। और जब एक दफ़ा एक पार्टिकल फैगोसाइटोस्ड हो जाएगा तो फिर वो मतलब इंट्रासेलुलर इंजाइम्स होते हैं, जिससे वो एक दफ़ा एक सेल के अंदर एक बैक्टीरिया या वायरस जो है वो फैगोसाइटोस हो गया, उसके बाद अंदर उसका क्या होगा? उसके अंदर ये इंट्रासेलुलर इंजाइम्स होते हैं जो बाद में उसको स्लोली डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि दोनों जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं और मैक्रोफेजेस होते हैं, इनके पास लाइजोसोम फिल्ड होते हैं। इनके पास जो लाइजोसोम्स होते हैं वो एक इंजाइम से फिल्ड होता है जिसे हम कहते हैं प्रोटियोलाइटिक इंजाइम, ठीक है। और इसकी मदद से भी ये डाइजेस्ट करते हैं बैक्टीरिया को। और यहाँ पे एक पॉइंट जहन में रखना है कि लाइजोसोम्स ऑफ मैक्रोफेजेस, ठीक है। मैक्रोफेजेस के जो सा लाइजोसोम्स है उसके अंदर लार्ज अमाउंट में लाइपेज प्रेजेंट होगा। और लाइपेज का क्या काम होता है? लाइपेज हमें पता है कि ये थिक लिपिड मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कर सकता है। और ये बात याद रखनी है कि ये जो लाइजोसोम्स हैं जिनके अंदर लाइपेज है वो सिर्फ मैक्रोफेजेस के अंदर है, वो न्यूट्रोफिल्स के अंदर नहीं है, ओके। तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो बोथ न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस होते हैं ये दोनों ही बैक्टीरिया को ना सिर्फ डाइजेस्ट कर सकते हैं बल्कि एक बैक्टीरिया को किल भी कर सकते हैं। हमें पता है कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो स्पेशल एजेंट होते हैं उसे हम लोग कहते हैं बैक्टीरिसीडल एजेंट। तो साफ ज़ाहिर इनके पास अगर बैक्टीरिसीडल एजेंट मौजूद है तो ही ये बैक्टीरिया को किल भी कर सकते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस ना सिर्फ बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर सकते हैं बल्कि बैक्टीरिया को किल भी कर सकते हैं। उन बैक्टीरिया को जो कि लाइजोसोमल इंजाइम से डाइजेस्ट नहीं हो सके, मतलब वो थोड़े स्ट्रॉन्ग बैक्टीरियाज होंगे तो उनको वो मार भी सकता है, किल भी कर सकता है, ओके। सो अब ये कह रहे हैं कि मच ऑफ द किलिंग इफेक्ट किससे होता है? अब किलिंग इफेक्ट किससे प्रोड्यूस होता है? तो ज़्यादातर जो किलिंग इफेक्ट है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से होता है। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते कहाँ पे हैं, ठीक है, ये कहाँ से बनते हैं? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स उनसे हैं वो एक फैगोसोम्स की मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर इंजाइम्स होते हैं जो कि बनाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब बात यह है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं? तो परऑक्साइड O2 जिसे कहते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 और हाइड्रोक्सिलाइन OH, ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि जो हमारे पास एक बैक्टीरिया है ट्यूबरक्यूलोसिस बैसिलिस, उसके ऊपर ना कोट होता है, ठीक है। अब कोट जो सा है वो तो फिर रेजिस्ट कर देगा लाइजोसोमल डाइजेशन को, ठीक है, मतलब लाइजोसोम वो डाइजेस्ट नहीं होगा। तो अब क्या है, अब उसके वो दो रेजिस्टेंस है, वो एक तो कोट को भी रेजिस्ट कर देता है, दूसरा ये है कि जो किलिंग सब्सटेंस होता है जो कि किल करता है ना बैक्टीरिया को, जैसे मैंने कहा था कि मैक्रोफेजेस किल कर सकते हैं बैक्टीरिया को और मोनोसाइट्स, तो वो उसको भी रेजिस्ट कर सकता है। और अगर उसने उसको भी रेजिस्ट कर लिया तो हमारी बॉडी में क्या क्रोनिक डिजीज हो सकती हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस। मतलब यह है कि अगर लाइजोसोमल एंजाइम से वो बच जाएगा तो फिर साफ ज़रा उसको किल करेंगे, लेकिन अगर वो किलिंग से भी बच जाएगा तो ऑब्वियस बात है हमारी बॉडी के अंदर डिजीज होगी। गॉट इट? सो यहाँ से हमारा एक और पॉइंट शुरू होता है, वो है मोनोसाइट मैक्रोफेजिस सेल और रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम, ठीक है। ये मोनोसाइट मैक्रोफेज सेल सिस्टम और रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम ये एक ही सिस्टम का नाम है। और ये क्या है? जो मैक्रोफेजिस होते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, वो कई मोबाइल होते हैं और कहीं एक ही जगह पे फिक्स होते हैं, ठीक है। जो मोबाइल मैक्रोफेजेस होते हैं साफ ज़ाहिर है वो टिश्यूज़ के अंदर जाते रहेंगे, टिश्यू से ब्लड के अंदर। और कुछ ऐसे होते हैं लार्ज पोर्शन ऑफ मैक्रोफेजेस का ऐसा भी है जो टिश्यू के साथ अटैच हो जाता है और वहीं पे अटैच रहता है मंथ्स में और ईयर तक वहीं तक अटैच रहता है जब तक कि हमारी बॉडी को उनकी ज़रूरत ना पड़े। तो आगे एक टर्म यहाँ पे यूज़ होती है, जैसे अभी मैंने ऊपर बोला कि रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम क्या है, ठीक है। तो मैक्रोफेजेस जो से हैं, मोनोसाइट्स जो से हैं, पहले तो वो मोनोसाइट्स होंगे ना, बाद में वो मैक्रोफेजेस बनेंगे। तो टोटल कॉम्बिनेशन, ठीक है, मोनोसाइट्स का कॉम्बिनेशन और जो मोबाइल मैक्रोफेजेस होते हैं उनका और जो फिक्स्ड मैक्रोफेजेस होते हैं उनका और फ्यू स्पेशलाइज्ड एंडोथीलियल सेल्स और बोन मैरो और स्प्लीन और लिम्फ नोड, इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सिस्टम और उसी को हम कहते हैं मोनोसाइट्स मैक्रोफेजिक सिस्टम। जैसे कि हमें पता है कि जितने ये सेल्स होते हैं ना, इन सब सेल का ओरिजिन जो होता है वो मोनोसाइट्स से, ठीक है। मोनोसाइट्स जो है उससे इनका ओरिजिन होगा, ठीक है, मोनोसाइटिक स्टेम सेल से, ओके।
तो मोनोसाइट्स मैक्रोफेजेस सिस्टम से ज़्यादा अच्छी जो टर्म जो मेडिकल में यूज़ की जाती है, मेडिकल की हिस्ट्री में देखें तो ज़्यादातर जो टर्म फेमिलियर है वो हमारे पास है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, इसलिए हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके अब ये तो बात होगी मैक्रोफेजिस की पूरी मतलब ओवरऑल बात होगी। अब ये है कि मैक्रोफेजिस जो स्पेसिफिकली एरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं और उस एरिया में वो क्या काम करते हैं, तो स्पेसिफिक करते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि वो टिश्यू मैक्रोफेजिस जो कि स्किन के अंदर होते हैं, ठीक है, और उन टिश्यूज़ को यहाँ पर टिश्यूज़ मैक्रोफेजिस इन स्किन एंड सब्सक्यूटेनियस टिश्यूज़ के अंदर जो होते हैं उनको हमने एक स्पेसिफिकली यहाँ पे नाम दिया हुआ, उसको हम लोग कहते हैं हिस्टोसाइट्स। ओके, वो वाले मैक्रोफेजिस जो कि स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग कहते हैं हिस्टोसाइट्स। तो एज वी नो कि देखिए स्किन हमारी हमेशा इन्वायरमेंट के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट होती है, तो इसका ये मतलब है कि हमें बहुत ज़्यादा स्किन पे बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होते। इसका ये मतलब है कि हमारी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा जल्दी इन्फेक्शन को नहीं लेती, ठीक है। मेनली जो सी है वो इम्प्रेगनेबल टू इन्फेक्टिव एजेंट नहीं होती, लेकिन अगर जहाँ से हमारी स्किन ब्रोकन है वहाँ से ऑब्वियस बात है वहाँ से इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ये होगा कि जो हमारी स्किन पे वहाँ के लोकल मैक्रोफेजेस हैं वो क्या करेंगे, वो अपने आप को डिवाइड करेंगे, बढ़ाएंगे और वहाँ पे अपना यूजुअल फंक्शन परफॉर्म करेंगे। और मैक्रोफेजेस का यूजुअल फंक्शन क्या है, मैक्रोफेजेस का यूजुअल फंक्शन ये है कि ये बैक्टीरिया को किल कर, बैक्टीरिया वायरस या पैरासाइट जो भी इस तरह के अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो ये हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो उनको हमारी बॉडी के अगेंस्ट उनको मारता है, डिस्ट्रॉय करता है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि टिश्यूज मैक्रोफेजेस जो कि हमारे लिम्फ नोड्स के अंदर होते हैं। अब ये बात है कि अगर पार्टिकल जो सा है ना वो टिश्यू के अंदर एंटर हो जाता है, किसी भी तरीके से हो सकता है, हमें पता है कि बहुत तरीके होते हैं, लंग्स के थ्रू हो सकता है, जीआईटी के थ्रू हो सकता है। तो जब मैक्रोफेज हमारे टिश्यूज़ के अंदर एंटर हो जाता है तो ये नहीं है कि वो डायरेक्टली जाएंगे ब्लड के अंदर सीधा, चलो जी ब्लड के अंदर चले गया फिर तो हमें मसले हो सकते हैं। नहीं, वो पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वो लिम्फ से लिम्फ नोड और फिर जाता है डायरेक्ट, फिर जाता है ब्लड में। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाऊंगी आपको कि देखें, ये जो हमारे पास है ये हमारे पास है लिम्फ नोड, ठीक है, ये एक लिम्फ नोड है। अब साफ ज़ाहिर है जो भी अनवांटेड पार्टिकल है वो जब हमारे पास आया है लिम्फ में, क्योंकि उसने ब्लड में तब जो कैसे जाना है, उसने ब्लड में जाना है इस लिम्फ नोड से होते हुए, ठीक है। अब लिम्फ नोड में ये एफेरेंट जो सा हमारे पास है एफेरेंट लिम्फेटिक्स यहाँ से एंटर होगा, ठीक है, लिम्फ, और सारा लिम्फ यहाँ से गुजर के ये निकलेगा ईफेरेंट से बाहर, ठीक है। यहाँ से ये देखिए ये यहाँ पे ना मेगा करियोसाइट्स होंगे, मैक्रोफेजेस होंगे इस लिम्फ नोड के अंदर प्रेजेंट। तो जो लिम्फ के अंदर अनवांटेड पार्टिकल्स हैं वो जब इस वाले एरिया के अंदर से गुजरेंगे, ठीक है, तो जो मैक्रोफेजेस यहाँ पे होंगे वो उनको किल कर देंगे और यहाँ से जो सिंपल है वो सिंपल लिम्फ बाहर निकल रहा होगा, जो कि जिसके अंदर कोई अनवांटेड पार्टिकल नहीं मौजूद होगा। आई होप आपको समझ आ गई हो इस पॉइंट की। मतलब मेन ये है कि ब्लड में जाने से पहले जो हमारे पास फ्लूइड होता है, जो भी वो पार्टिकल आया होगा वो किस में जाएगा, लिम्फ नोड में, ठीक है। और जब वो लिम्फ नोड में जाएगा तो लिम्फ नोड में क्या प्रेजेंट्स होते हैं, मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं जो कि उनको किल कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे और वो फिर जाएगा ब्लड के अंदर। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे पॉइंट है वो ये है कि एल्वुलर मैक्रोफेजेस इन लंग्स। एक बहुत ही मतलब वे है, मतलब हम लोग बाय एयर से हमारे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। और वो एयर कहाँ से जाती है, वो आगे लंग्स में जाती है, ऑब्वियस बात है। तो लार्ज नंबर ऑफ टिश्यूज मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं एल्वुलर वॉल के अंदर, ठीक है। और जब वो एल्वुलर वॉल के अंदर प्रेजेंट होंगे तो वहाँ पे साफ ज़ाहिर है जो भी पार्टिकल होगा अनवांटेड वो उसे ट्रैप कर लेंगे एल्वुलाई के अंदर और वहाँ पे उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे और वो फिर आगे जाना होगा उसने लंग्स में और इस तरह करके, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट है कि अगर जो पार्टिकल है ना वो तो डाइजेस्टेबल है, ठीक है, तो जो हमारे पास मैक्रोफेजेस है वो उसे डाइजेस्ट कर लेंगे और बाद में उसको किस में रिलीज कर देंगे, लिम्फ में रिलीज कर देंगे। लेकिन अगर जो पार्टिकल है वो इनडाइजेस्टेबल है तो जो हमारे पास मैक्रोफेजेस है वो सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक जाइंट सेल बनाएंगे, ठीक है सॉरी, वो एक जाइंट सेल कैप्सूल बनाएंगे, ठीक है, किसके अराउंड, वो जो पार्टिकल होगा जो भी अनवांटेड ऑर्गेनिज्म होगा उसके अराउंड, ठीक है। और तब तक उसके अराउंड वो बनता रहेगा जब तक वो स्लोली डिजोल्व ना हो जाए, ठीक है, मतलब खत्म ना हो जाए, डिजोल्व ना हो जाए, ठीक है। और अब ये कैप्सूल किन के अराउंड मोस्टली बनते हैं, तो ये फ्रीक्वेंटली बनते हैं हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस बेसिली के अंदर, सीलिया डस्ट पार्टिकल्स के अंदर और इवन कार्बन पार्टिकल्स के अराउंड भी ये बनते हैं। ओके,
तो नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम नेक्स्ट जगह की बात करें कि नेक्स्ट किस स्पेस पे होते हैं, तो वो हम लोग बात करेंगे लीवर में, ठीक है। तो मैक्रोफेजेस जो लीवर के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना, उसे हम लोग कहते हैं कुफर सेल्स। जैसे पीछे मैंने अभी बताया है कि वो वाले मैक्रोफेजेस जो कि हमारे पास स्किन में हैं, उनको हम लोग कहते हैं हिस्टोसाइट्स। और अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि वो वाले मैक्रोफेजेस जो कि हमारे पास लीवर में होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं कुफर सेल्स। तो वो कह रहे हैं कि अगर जो पार्टिकल है वो जीआईटी के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है, तो वो एंटर होगा किसमें, लीवर साइनोसॉइड्स में। वहां से क्या होगा, अब लीवर साइनोसॉइड्स में क्या है, वहां पे ये है कि वहां पे बहुत इफेक्टिव फिल्ट्रेशन सिस्टम है। और उस इफेक्टिव फिल्ट्रेशन सिस्टम से क्या होगा, उस फिल्ट्रेशन से ऑब्वियस बात है वो फिल्टर होना होगा, ठीक है। उस फिल्ट्रेशन से ये होगा कि जितने भी बैक्टीरिया हैं, ठीक है, वो वहाँ से फिल्टर होकर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, चले जाएंगे, और वो हमारी जनरल सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर नहीं जा पाएंगे। ब्लड की जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वहाँ पर नहीं जाएंगे, ठीक है। और जो कुफर सेल्स हैं जो कि हमारे लीवर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये सिंगल जो इसका बैक्टीरियम वो है फैगोसाइटाइज करते हैं एक सिंगल बैक्टीरियम को लेस देन 0.01 सेकंड के अंदर। मतलब इनकी एक्टिविटी कितनी तेज है कि ये 0.01 सेकंड के अंदर ही किसी भी बैक्टीरियम को फैगोसाइटाइज कर देंगे। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है मैक्रोफेजेस स्प्लीन के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं और हमारी बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सपोज कर लें कि भाई मैक्रोफेजेस से हैं वो गुजरते गुजरते उनके पास इतनी ताकत थी कि वो यहाँ तक पहुँच गई हैं स्प्लीन में और बोन मैरो तक। तो इसमें क्या होगा कि ये अगर बैक्टीरिया किसी भी तरह से जनरल सर्कुलेशन के अंदर आ जाएगा, तो जो हमारी स्प्लीन है ना, वहाँ पे वो उसके अंदर मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होंगे और वो मैक्रोफेजेस उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब जो स्प्लीन है ना, वो सिमिलर है बिल्कुल लिम्फ से, ठीक है, लिम्फ नोड्स की तरह। जैसे मैंने बताया ना कि लिम्फ नोड के अंदर इस तरह मैक्रोफेजेस भी, ये लिम्फ नोड है और इस तरह सारी उसकी और ये मैक्रोफेजेस उसके अंदर प्रेजेंट होंगे जो कि किसी भी इन्वेडिंग बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे। सेम इसी तरह स्प्लीन का भी सेम यही फंक्शन है, बस ये है कि लिम्फ नोड के अंदर लिम्फ प्रेजेंट होता है तो स्प्लीन के अंदर ब्लड प्रेजेंट होगा। ये था हमारा कुछ पार्ट था चैप्टर नंबर 34 गाइटन का। सो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ आऊँगी इंशाल्लाह। और अगर किसी भी किस्म की समझ ना आई हो या भी कोई पॉइंट आपको सही ना लगा हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह।